नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। आज उसी में हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के बारे में। हिंदी भाषा के 50 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, 50 से अधिक ही थे। उसी के आगे आज 50 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। 50 प्लस क्वेश्चन होंगे, लगभग 60 या 65 क्वेश्चन होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे भी जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने के बेहतरीन चांसेस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। मध्यकालीन अरबी तथा साहित्य में, यानी कि अरबी तथा फारसी साहित्य जो है उसमें भारत की भाषाओं के लिए कौन सा शब्द मिलता है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, जबान ए हिंदी। कौन सा शब्द मिलता है? जबान ए हिंदी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खालिक बारी किसकी रचना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है खालिक बारी जो है ये किसकी रचना है। तो खालिक बारी ऑप्शन बी यानी कि रहीम जी की रचना हो जाएगी। किसकी रचना हो जाएगी? रहीम जी की रचना हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, खड़ी बोली में हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम बताना है। यानी कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना किसने, कौन से कवि ने की थी ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या भारतेंदु। तो आप लोग बताइए कौन हो जाएगा ऑप्शन। ऑप्शन बी हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिन्होंने मुकरियों की रचना की, पहेलियों की रचना की। मुकेरियाँ हैं, पहेलियाँ हैं और तबला व सितार के जनक भी अगर पूछ लिया जाए तो कौन हो जाएंगे? तबला और सितार के जनक भी कौन हो जाएंगे? तो अमीर खुसरो हो जाएंगे। तो ये आप लोग याद रखेंगे, तबला और सितार के जनक भी अमीर खुसरो को जाना जाता है और ये सर्वप्रथम खड़ी बोली में रचना करने वाले कवि हैं तो अमीर खुसरो हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है। यानी कि जो हिंदी भाषा है इसके उद्भव का सही क्रम बताना है। तो हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम क्या होगा। इसमें देखिए ऑप्शन देख रहे, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, संस्कृत पहले आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी का जन्म हुआ। तो इसी क्रम में हमें बताना है। तो सही क्रम हो जाएगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर अवहट्ट, फिर हिंदी। अब देखिए इसमें संस्कृत दिया नहीं, तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। अवहट्ट हो जाएगा, इसके बाद आएगा हिंदी। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे आंसर डी पे नहीं जाएंगे, ये जो है गलत ऑप्शन दे रखा है, इसमें आंसर दिया ही नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, इसके बाद हिंदी का जन्म हुआ। तो ये हिंदी के उद्भव का सही क्रम हो जाएगा। सबसे पुरानी भाषा पूछ ले तो संस्कृत, संस्कृत से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ। अब उसके आगे हम देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है, सब अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा ये बताना है। तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो याद रखेंगे आप लोग, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी ग्रियर्सन ने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन। याद रखेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक, और जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में क्या याद रखेंगे, इन्होंने जो है भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा है। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो जॉर्ज ग्रियर्सन उसमें भी आप हो जाएगा। फिर अगला है क्वेश्चन, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना है। अब देखिए साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना ये बताना है। वहाँ सिर्फ अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना तो ग्रियर्सन हो जाएगा, लेकिन साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम बताना है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है ये बताना है। तो अपभ्रंश के बाद भी क्रम से याद रखेंगे, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अवहट्ट। उत्तर अवस्था यानी कि बाद की, तो अपभ्रंश के बाद कौन सी भाषा? अवहट्ट भाषा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अवहट्ट की उत्तरकालीन अवस्था पूछे तो हिंदी हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन, सौरसैनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है। अब बताना है सौरसैनी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ है। तो सौरसैनी से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। ठीक, ये जो राजस्थानी उपभाषा है ये सौरसैनी अपभ्रंश से जन्मी है। ठीक, तो याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहलाता है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय कहा जाता है, यानी क्या कहलाता है? संक्रांति काल कहा जाता है। यानी कि जब कोई भाषा अपने पुराने रूप से हट रही हो, नए रूप में आ रही हो तो उसको संक्रांति काल कहते हैं। यानी उसका परिवर्तित रूप बदल रहा हो, परिवर्तित हो रहा हो तो उसको हम संक्रांति काल कहते हैं। तो याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब चंद्रधर शर्मा ने किसको जो है पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? राजा मुंज को माना है। ऑप्शन सी
देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और पिछली क्लासेस जो आप लोगों ने नहीं देखी हैं टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए, जहाँ भी हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है वहाँ ये इंपॉर्टेंट रहेंगे वीडियोज़। पीछे पड़े हुए हैं 10-12 वीडियोज़, आप 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट हैं करा रखे हैं, वो आप लोग जा करके देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर भी उसमें क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन जो हैं एक्सेप्टेड क्वेश्चन हैं वो जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। फिर है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है, यानी कि अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है, तो बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने, रामचंद्र शुक्ल, तो याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। उसके बाद है पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, जो पंजाबी है इसका विकास किस रूप से हुआ है, तो अपभ्रंश बताना है। तो महाराष्ट्री, मागधी, ब्राह्मण या पैसाची, तो ऑप्शन डी हो जाएगा पैसाची से। किससे हो जाएगा, पैसाची से हो जाएगा, तो याद रखेंगे पंजाबी का विकास पैसाची से हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है, यानी कि बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया इन भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मागधी, अर्धमागधी, पैशाची या सौरसेनी। तो बिहारी जो है मगध क्षेत्र कहाँ पे, बिहार में है, तो मागधी अपभ्रंश हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया कौन सा अपभ्रंश हो जाएगा, मागधी अपभ्रंश हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ। अब देखिए यहाँ अर्धमागधी लिखा है, तो अर्धमागधी आप लोग याद रखने की ट्रिक याद रख लें। जैसे अर्ध में ऊपर रा आधा लगा है और पूर्वी में भी ऊपर रा आधा लगा है, तो पूर्वी हिंदी से जो है अब अर्धमागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है, तो आप लोग ऑप्शन बी याद रखेंगे, पूर्वी हिंदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं। अब बताना है सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन सी हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हो जाएंगी आपकी, देखिए सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी आती है, राजस्थानी आती है, पहाड़ी आती है और गुजराती आती है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। अब पश्चिमी हिंदी ये उपभाषाएं हैं, उपभाषाओं के अंतर्गत फिर बोलियाँ आती हैं, तो पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी बोलियाँ आती हैं वो अलग होगा, राजस्थानी के अलग होगा, तो इस तरह से अलग अलग उप बोलियाँ होती हैं, लेकिन उपभाषाएँ दे रखा है सौरसेनी अपभ्रंश से। फिर है सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। अब सिंधी भाषा का उद्भव कैसे हुआ ये बताना है, तो हो जाएगा ब्राह्मण, याद रखेंगे ऑप्शन ए ब्राह्मण अपभ्रंश से। ब्राह्मण अपभ्रंश से जो है सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है। अवधि का बताना है, अवधि देखिए अवधि और बघेली, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये जो 3 बोलियां हैं, ये 3 बोलियां किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं, आप लोग याद रखेंगे, पूर्वी। ठीक, तो अवधि का देखिए अर्धमागधी अपभ्रंश हो जाएगा, क्योंकि अर्धमागधी के अंतर्गत कौन सी उपभाषा आता है, पूर्वी हिंदी उपभाषा आती है, और पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत ये 3 बोलियां आती हैं। ठीक, तो इन तीनों में से कोई भी पूछेगा तो आपको अर्धमागधी लगाना होगा। ठीक, फिर अगला कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुखपत्र किस पत्र को कहा जाता है। कचहरियों में हिंदी प्रवेश का आंदोलन, यानी कि हिंदी प्रवेश का आंदोलन किस पत्र को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे भारत मित्र। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा भारत मित्र। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभा क्या हो जाएगा, नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष बताना है। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, काशी में हुई थी, और कब हुई थी, तो 1893 में हुई थी, आप लोग याद रखेंगे। फिर नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन थे। अब देखिए संस्थापक कौन कौन से थे ये बताना है, तो शिव कुमार सिंह हो जाएगा, बाबू श्याम सुंदर दास हो जाएगा। ठीक, याद रखेंगे शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हम देख लेंगे क्वेश्चन क्या है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है। अब देखिए 3 लोग संस्थापकों में से थे, कौन नहीं है ये बताना है। तो इसमें श्याम सुंदर दास भी थे, शिव कुमार सिंह भी थे और राम नारायण मिश्र थे। इन तीनों लोगों को आप लोग याद रखें, कैसे, श्याम, शिव, राम, राम, श्याम और शिव याद रखेंगे आप। ठीक है, फिर रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। देखिए यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन 2014 का है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1800 में हुई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कहाँ हुई थी, तो कोलकाता में हुई थी, कोलकाता याद रखेंगे, कोलकाता। और किसने की थी, तो मार्किस वेलेज़ली ने की थी। ठीक,
मार्कस वेलेज़ली। ठीक, तो आप लोग याद रखेंगे सन 1800 और कोलकाता में मार्कस वेलेज़ली ने की थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए अभी हमने बताया कहाँ हुई थी, तो कोलकाता यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, कलकत्ता में हुई थी, तो आप लोग याद रखेंगे। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी को सरस्वती पत्रिका के संबंध में कब नियुक्त किया गया। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, 1900, 1903, 1906, 1909। अब एक ऑप्शन इसमें सही कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1903। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को कब नियुक्त किया, 1903 में जो है नियुक्त किया गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा का बनाने का प्रस्ताव किसने रखा, तो गोपाल स्वामी अयंगर। किसने रखा, गोपाल स्वामी अयंगर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक, फिर है भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली, ये बताना है। तो आप लोगों को पता होगा 14 सितंबर 1949 को मिली, तो इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस भी मनाते हैं। ठीक, इस दिन हमारी जो राजभाषा है उस हिंदी को मान्यता मिली, इसलिए 14 सितंबर को आप लोग याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट डेट है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष के लिए भाषा का यानी कि हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया। अब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किसने सुझाया सबसे पहले नाम, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ ठाकुर या मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। इन्होंने जो है हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले जो है भारतवर्ष के लिए सुझाया था। फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। अब भारतीय भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया, आप लोगों को पता होगा 8वीं अनुसूची, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। अब देखिए 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो मूल संविधान में पूछ ले तो कितनी थी, 14 थी। उसके बाद संविधान संशोधन के द्वारा 1 जोड़ी गई, फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 जोड़ी गई, फिर 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 और जोड़ दी गई, ये 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 जोड़ी गई थी। तो ये 8 भाषाएं और जुड़ गई। तो अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं संविधान में, तो 22 भाषाएं आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और सूची कौन सी हो जाएगी, 8वीं अनुसूची हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अब अनुच्छेद पूछ रहा है, आर्टिकल पूछ रहा है, तो आर्टिकल 343 ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्टिकल 343 से 351 तक जो है हिंदी भाषा के बारे में संविधान में बताया गया है, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आर्टिकल 343 से 351। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसको संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया। अब 4 भाषाएं दी गई हैं, इसमें किस भाषा को अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, डोगरी, मैथिली, ब्रज और असमिया। तो देखिए डोगरी भी शामिल है, मैथिली भी शामिल, असमिया भी। ब्रज भाषा को शामिल नहीं किया गया। ब्रज जो है क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है, तो इसको जो है संविधान में शामिल नहीं किया गया। बाकी जो है ये शामिल हैं संविधान में, तो याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, ये बताना है। तो आप लोग 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 1961। कब हुई, 1961 में हुई। देखिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, इससे आपको अगला वीडियो आसानी से मिल जाएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे। फिर जो है हिंदी की उपभाषाएँ कितनी। अब देखिए हिंदी की कितनी उपभाषाएँ हैं ये बताना है। तो 5 उपभाषाएँ हैं, 5 उपभाषाएँ हैं हिंदी की। ठीक, और 5 उपभाषाओं के अंतर्गत जो है 18 बोलियां आती हैं। तो उपभाषाएं और बोलियां जो है थ्योरी की क्लासेज अभी स्टार्ट हो जाएंगी जल्द ही, उसमें जो है आपको बताया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। पूर्वी हिंदी की हमने अभी बताया था, एक तो अवधी है, बघेली और छत्तीसगढ़ी है। बिहारी नहीं होगी, क्योंकि बिहारी जो है देखिए अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की हो जाएंगी और बिहारी इसकी नहीं होगी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बिहारी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अब पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं, तो याद रखेंगे कौरवी भी है, हरियाणवी भी है और बुंदेली भी है। कौन सी नहीं है, अवधी। अवधी ऊपर देखिए कहाँ की है, पूर्वी हिंदी की है अवधी, तो पश्चिमी हिंदी की नहीं होगी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, आप लोग याद रखेंगे। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है। तो अभी हमने बताया कितनी है, 5 भाषाएं, 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी में।
ठीक, कौन कौन सी हैं? ब्रजभाषा है, कौन कौन सी? ब्रजभाषा है, बुंदेली है, याद रखेंगे, ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू, ठीक, कन्नौजी, कौन सी? कन्नौजी, और एक कौन सी हो जाएगी? कौरवी। ये 5 जो बोलियां हैं किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूर्वी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? अभी बताया, पूर्वी हिंदी की कौन कौन सी हो जाएंगी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको कैसे याद रखेंगे? ए, बी और सी के माध्यम से याद रखेंगे। ए से अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी, ए बी सी हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? भोजपुरी, मगही और मैथिली किससे संबंधित हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहारी हिंदी से। ठीक, रखेंगे बिहारी हिंदी के भोजपुरी, मगही और मैथिली आती हैं। फिर अगला क्वेश्चन, गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोले जाने वाली अहीरवाटी का संबंध किससे है? यानी कि जो अहीरवाटी बोली है इसका संबंध किस भाषा से? तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी राजस्थानी। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी राजस्थानी। तो आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैथिली में साहित्य सृजन करने वाला रचनाकार कौन है? जिसने मैथिली भाषा में साहित्य सृजन किया वो कौन सा हो जाएगा? तो बहुत कॉमन नाम है इनका, सभी लोग जानते होंगे, विद्यापति। विद्यापति, इन्होंने कीर्तिलता, क्या कीर्तिलता आप लोग याद रखेंगे, कीर्ति पताका इनकी है, कीर्ति पताका। ठीक, और एक इन्होंने, ये तो इन्होंने अपभ्रंश भाषा में, लेकिन जो मैथिली है, मैथिली, इसको मैथिली भाषा में कौन सी लिखी? तो पदावली, याद रखेंगे। ठीक, एक है पदावली। ठीक, तो मैथिली भाषा में रचना करने वाला कौन हो जाएगा? विद्यापति हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम बताना है। जो पूर्वी राजस्थानी है उसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ढूंढाड़ी। क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ी। ठीक, देखिए, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी, ये अलग अलग मेवाती, मारवाड़ी, मालवी और ढूंढाड़ी, इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में बोलियां हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्वी राजस्थानी का रूप। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतकालीन साहित्य का सृजन हुआ? कौन सी बोली में कृष्ण काव्य और रीतकालीन साहित्य, यानी कि जो रीतिकाल का समय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर अगला, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो तुलसीदास की कवितावली है वो ब्रजभाषा की रचना हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए, कवितावली हो, गीतावली हो, इसमें वली लगा है, गीतावली, दोहावली, दोहावली, और एक याद रखेंगे, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका। ठीक, और वैराग्य संदीपनी, कौन सी? वैराग्य संदीपनी। ये जो हैं याद रखेंगे इनको, संदीपनी, ये किस भाषा में है? तो ये सब ब्रज भाषा में। बाकी जो इनकी रचनाएं हैं वो किस भाषा में? अवधी भाषा में। जैसे रामचरितमानस की भाषा पूछ ले तो अवधी भाषा हो जाएगी। ठीक, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया, ये बताना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। कौन हो जाएगा? राजा लक्ष्मण सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। फिर खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो मेरठ के क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में मेरठ पड़ता है, तो इस क्षेत्र में जो है खड़ी बोली का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया, ये बताना है। तो इन्होंने क्या कहा था? जनपदी हिंदुस्तानी। ऑप्शन ए हो जाएगा, जनपदी हिंदुस्तानी। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? क्या कहा जाता है? काशिका कहा जाता है। तो याद रखेंगे आप लोग, बनारस। कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? बनारस। ऑप्शन सी हो जाएगा, बनारस क्षेत्र की जो बोली है उसको क्या कहा जाता है? काशिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? जो पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश हमने बताया था, तो याद रखेंगे सौरसैनी अपभ्रंश है। कौन सा? सौरसैनी। और जो अर्धमागधी दिया इससे तो पूर्वी हिंदी जो विकसित है, तो पूर्वी हिंदी याद रखेंगे, अर्धमागधी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? देखिए, द्रविड़ भारत में कितने 4 भाषा परिवार हैं।
इंडो यूरोपियन भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ठीक, और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ये 4 भाषा परिवार हैं। तो इसमें द्रविड़ परिवार की भाषा पूछ रहा है, कौन सी हो जाएगी? कन्नड़ हो जाएगी। कन्नड़ कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहाँ पे द्रविड़। जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं, आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? तो ये बताना है। तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी हो जाएगी? ब्रज भाषा हो जाएगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। कौन सा? ब्रज भाषा हो जाएगा। फिर ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुआ? अब देखिए, पश्चिमी हिंदी ब्रज भाषा से, तो पश्चिमी हिंदी कौन से अपभ्रंश से? सौरसैनी अपभ्रंश से। तो ब्रज भाषा भी सौरसैनी से हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग याद रखेंगे, सौरसैनी अपभ्रंश से जो है ब्रज भाषा का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? अब पुस्तक का नाम बताना है। खड़ी बोली का प्रयोग कौन सी पुस्तक में सबसे पहले हुआ था? तो याद रखेंगे 4 ऑप्शन है, भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर या प्रेम सागर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेम सागर, ठीक। देखिए, पेपर नज़दीक आने वाला है, तो आप लोग मेहनत पे जो है, मतलब पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और जो है एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। इससे क्या होगा, आपको जो है मतलब आपके लिए ही अच्छा होगा, ताकि आप लोगों को जो है सपना पूरा हो सकेगा और बहुत कुछ जो है आप अपने जीवन में पा सकते हैं। बाकी जो है प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा फंसने के चांसेस रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम हो जाएगा कौरवी। किस भाषा क्या होता है? कौरवी। तो कौरवी याद रखेंगे, खड़ी बोली का दूसरा नाम है। फिर है 53 नंबर, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? अब रामचरितमानस अभी हमने बताया था तुलसीदास की रचना है। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखी गई है। किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। तो आप लोग याद रखेंगे, तुलसीदास, ठीक। कभी कभी पूछ लेता है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं, याद रखेंगे 7 कांड, ठीक, याद रखेंगे 7 कांड, ठीक। फिर है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली के, ये देखिए TGT PGT परीक्षा में पूछा गया 2004 में, ठीक। तो क्या क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली। तो हमने क्या बताया था, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो ये पूर्वी हिंदी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, ये बताना है। तो मैथिली का विकास जो है, क्या बताया था हमने, मागधी अपभ्रंश से माना जाता है। मैथिली, ठीक, बिहारी और, तो याद रखेंगे मागधी अपभ्रंश से मैथिली, बिहारी आ जाए तो वो भी हो जाएगा भोजपुरी, ठीक है। ये मागधी अपभ्रंश की भाषाएं हैं। फिर तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा, विनय पत्रिका की भाषा क्या है, अभी बताया था हमने पिछले क्वेश्चन में। तो ब्रज भाषा हो जाएगी विनय पत्रिका की, ठीक, जिसमें वली लगा है, दोहावली, कवितावली, गीतावली, ठीक, ये सब ब्रज भाषा में रचनाएं हैं, ट्रिक है, याद रखेंगे आप लोग। फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? अब देखिए 4 भाषाएं दी हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सी नहीं बोली जाती, ये बताना है। तो अवधी भी बोली जाती है, ब्रज भाषा भी बोली जाती है, खड़ी बोली तो हम लोग बोलते ही हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मैथिली। मैथिली बिहार क्षेत्र में बोली जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? अब ये बताना है। तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई। किससे? ब्राह्मी लिपि से। और देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हमारी हिंदी भाषा लिखी जाती है, मराठी भाषा लिखी जाती है, गुजराती और संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाएं जो किस लिपि से विकसित हुई हैं, ये बताना है। तो भारत में बोली जाने वाली अधिकतर भाषाएं जो ब्राह्मी लिपि से विकसित है, ऑप्शन डी हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। फिर अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा हम लोग अभी जानते ही हैं किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा पूछ ले तो रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा पूछ लो तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक। तो ये लिपियाँ होती हैं जिस रूप में भाषा लिखी जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है, मॉरीशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉरीशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी याद रखेंगे, अभिमन्यु अनंत। फिर 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में हुआ था, तो कहाँ पे आयोजन स्थल पूछ रहा है? तो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2015 का आयोजन स्थल क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा भोपाल। देखिए भारत में जो हिंदी सम्मेलन हुए, आप लोग याद रखेंगे कि भारत में जो हिंदी सम्मेलन हुए हैं उनको पूछ लिया जाता है कि कौन से सन में या कौन से स्थान पे हुए। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला देखते हैं।
लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है, ये बताना है। तो लाल पसीना उपन्यास है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, अभिमन्यु अनंत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, अभिमन्यु अनंत। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। अब 4 भाषाएं दी रखी हैं, इसमें कौन सी बोली ऐसी है जो बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है। तो अवधी नहीं है, क्यों, अवधी जो है पूर्वी हिंदी से संबंधित है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है, ये बताना है। तो राजा लक्ष्मण सिंह, जो राजा लक्ष्मण सिंह ये भारतेंदु मंडल के नहीं हैं। फिर अगला है क्वेश्चन, दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा को छंद है, यानी कि जो दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है, तो ये बताना है। तो अपभ्रंश भाषा का शब्द हो जाएगा। कौन सा, अपभ्रंश भाषा का शब्द है। तो ये जो 66 प्लस क्वेश्चन थे, 66 क्वेश्चन थे, 60 प्लस क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाषा से संबंधित क्वेश्चन थे। आप लोग इनको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। इसमें से क्वेश्चन 1-2 आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। पिछली क्लासेज अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। जो 50-50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग देख लेंगे। वीडियो में कमेंट अवश्य करें और जो बताएं वीडियो आप लोगों को पढ़ना हो आप लोग बताएंगे, सजेस्ट करेंगे तो हम उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।